जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा एग्जाम यानी कि जितने भी एग्जाम है ना, सब एग्जाम के लिए परीक्षा मंथन का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग आर्थिक परिदृश्य से पढ़ते हैं। और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से होमवर्क सीरीज जो डिस्कशन किया जा रहा है फ्रेंड्स, यह आज हम लोग पेज नंबर 61 से लेकर 65 तक का कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जितने भी एग्जाम है ना, ये परीक्षा मंथन का लक्ष्य 2025 सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये ईयरली करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। इसका रिस्पांस भी अच्छा आता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में इसको अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा। और पीसीएस मेकर चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पाम भुगतान तकनीक, अब देखिए टेंसेंट की U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के नाम ने पाम भुगतान तकनीक यानी कि पाम पेमेंट टेक्नोलॉजी विकसित किए थे। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसने विकसित किया है, तो टेंसेंट की U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यह तकनीक चीन के कुछ मेट्रो स्टेशन, बड़े खुदरा दुकानों और रेस्टोरेंट में भी उपलब्ध है, लेकिन इसे जून 2023 में बीजिंग चीन में लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन आएगा कि टेंसेंट की U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है ये कब लॉन्च किया गया, तो जून 2023 में पाम भुगतान तकनीक को लॉन्च किया गया, जून 2023 में किया गया। और टेंसेंट की U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में ये किया गया, ठीक है ना, इसके द्वारा किया गया। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है पाम भुगतान तकनीक। देखिए तो ये एक बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है जो लेन देन की अधिकृत करने की किसी व्यक्ति की हथेली की अंगूठी विशेषताओं जैसे कि नस के पैटर्न की सतह पर बनावट का उपयोग करती है। और याद रखिए ये काम किस पर करती है, तो इंफ्रारेड सेंसर अथवा कैमरों का उपयोग किया जाता है इसमें। अब देखिए आगे है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा कि एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश के 162 मिलियन डॉलर का ऋण, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश को कितना मिलियन डॉलर ऋण दिया है, तो 162 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। और यह ऋण देने का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन का विकास किया जाए। किसके लिए, तो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को विकास करने के लिए। आगे देखिए, अगर बात करते हैं क्या एशिया विकास बैंक के बारे में, तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है और यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य को ऋण देता है। इसमें जो जितने सभी सदस्य होते हैं, मतलब इसमें 68 सदस्य हैं, यानी कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य हैं, तो 68 सदस्य है। इसका स्थापना हुआ था 1966 में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसका मुख्यालय क्या है, तो मनीला फिलीपींस में। और वर्तमान अध्यक्ष है मातासुगु अस्कावा, याद रखिएगा मातासुगु अस्कावा इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा। देखिए अभी हाल ही में 2024 में ना जो हिंदुस्तान यानी कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। मतलब कल वाले टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन दिखा था, और जिसमें अब महारत्न कंपनी की कुल संख्या कितनी होगी, 14। तो ये ध्यान रखिएगा किसको मिला है और कितना है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कौन कौन है, बस आप ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन है। भारत के 14 महारत्न कंपनी की सूची में देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये आपका पहला है, और 14वां जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के महारत्न कंपनियों की मतलब कि प्रथम सूची में किसे शामिल किया गया, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड महारत्न में। और 24वां कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 24वां आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका PDF भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए यह एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा फर्म है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है किसके अंतर्गत काम करेगा, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना HAL की स्थापना कब हुई थी, तो 23 दिसंबर 1940 को। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है निहिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय। और याद रखिएगा ये भी बनेगा कि यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। तो कौन है सबसे पुराना और सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियां। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि नवरत्न का दर्जा यानी कि हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, रेलटेल और सतलुज जल विद्युत निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया, ध्यान रखिएगा 3 का। और रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एवं सार्वजनिक उपक्रम है जो देश के सबसे बड़े तथा दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पहली नवरत्न कंपनियां कौन थी, तो याद रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि जो ये आपका मझगांव डक शिपयार्ड लिमिटेड, रेलटेल, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको हाल ही में अभी इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। टोटल 23 नवरत्न कंपनी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल। देखिए भारत जो है आधिकारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क
में शामिल हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं क्या कि इस वित्त नेटवर्क का उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूरोप के संस्थाओं के एक साथ लाकर सहयोग, सूचना विनिमय और सह वित्त पोषण को बढ़ावा देना। अब देखिए, खनिज सुरक्षा भागीदारी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं के आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित एक ढांचा है और इसकी स्थापना वर्ष 2022 में अमेरिका द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत खनिज सुरक्षा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। कब, तो 2022 में, ठीक है। देखिए, आरबीआई द्वारा भुगतान प्रणाली में सुधार। देखिए, अक्टूबर 2024 में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने यूपीआई 123 एवं यूपीआई लाइट को लेन देन की सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट की वृद्धि की सीमा की वृद्धि में घोषणा किसने की, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूपीआई 123 को मार्च 2022 में फीचर फोन उपभोक्ताओं को यूपीआई को उपयोग करने के सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि ये जो छोटा वाला फ़ोन जो होता है ना, कीपैड फ़ोन, उसमें क्या होता है ना कि अगर आप उसमें यूपीआई 123 अगर लिखिएगा ना, तो इसमें क्या होगा ना कि आप ऑनलाइन पेमेंट करने का एक तरीका है। तो इसको कब लॉन्च किया गया, 2022 में लॉन्च किया, और ये 12 भाषाओं में। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीआई 123 को कितने भाषाओं में लॉन्च किया गया, तो 12 भाषाओं में, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, अभी यूपीआई 123 पे में प्रति लेन देन की सीमा ना 5,000 थी, प्रतिदिन 5,000 थी, लेकिन इसको बढ़ाया कितना कर दिया गया, तो 10,000 कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूपीआई 123 पे में प्रति लेन देन की सीमा 5,000 थी, इसको बढ़ाया कितना कर दिया, 10,000 रुपया कर दिया गया। आगे देखिए, यूपीआई लाइट के बारे में। देखिए, यूपीआई लाइट एक नया भुगतान समाधान है जो 500 रुपये के कम मूल्य के लेन देन की संसाधित करने के लिए विश्वसनीय एनपीसीआई कॉमन लाइब्रेरी एप्लीकेशन का लाभ उठाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि देखिए, यूपीआई लाइट क्या है ना कि नया भुगतान जो 500 रुपये से कम मूल्य को ये क्या करता है, ये फीचर इसमें होता है। और आरबीआई ने यूपीआई लाइट के माध्यम से प्रति लेन देन की सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट के माध्यम से प्रति लेन देन की ना 500 रुपये से बढ़ा कितना कर दिया, 1,000 कर दिया, ठीक है ना। और यूपीआई लाइट वॉलेट की कुल सीमा 2,000 रुपया थी, लेकिन इसको बढ़ाकर मतलब कि आप यूपीआई लाइट वॉलेट में ना 2,000 रुपया से बढ़ाए कितना कर दिया, तो 5,000। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। देखिए, भारत ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था क्लीन एंड द फेयर इकोनॉमी पर अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी, याद रखिए आईपीईएफ का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी समूह के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किया है, तो ध्यान रखिए अमेरिका के नेतृत्व में भारत ने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस समझौते के दो भाग हैं, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। देखिए, यहाँ पे स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता का उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा सुरक्षा का बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए आईपीईएफ भागीदारी के प्रयासों में तेजी लाना है, ठीक है। अब देखिए, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता की बात करते हैं, तो निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता सदस्य बाजारों में व्यापक एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी व पुनर्नुमानित कारोबारी वातावरण बनाने की पर केंद्रित है। देखिए, श्वेत क्रांति 2.0, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति को 2.0 किसने लॉन्च किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। अब क्या है इसका उद्देश्य, देखिएगा ध्यान से, क्या है श्वेत क्रांति, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, श्वेत क्रांति 2.0 महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है और यह 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों दूध की खरीद पर 50% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, सरकारी समितियों द्वारा जाने वाली खरीद को वर्तमान 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1,000 लाख लीटर करने का लक्ष्य है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि 660 लाख लीटर प्रति दिन से बढ़ाकर कितना लाख लीटर करने का लक्ष्य है, तो 1,000 लाख लीटर करने का लक्ष्य है। अब देखिए, श्वेत क्रांति 2.0 के प्रमुख स्तंभ, महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी उत्पादन निर्यात को बढ़ावा देना। अब देखिए, यूएलआई क्या होता है, यूएलआई इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये सब फुल फॉर्म, फ्रेंड्स आता है यूएलआई का फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। देखिए, जनधन, आधार मोबाइल की त्रिमूर्ति और यूपीआई के साथ साथ अब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई का आगमन भारत के डिजिटल और आर्थिक आधारभूत संरचना में अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। और देखिए, यूएलआई
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला किसके द्वारा लाया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त 2023 को निर्बाध कर्ज प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के तहत पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की थी, जिसे अब ULI के नाम दिया गया था। इसे अब क्या नाम दिया गया था? ULI, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आगे कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर, देखिए देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी कि भास्कर मंच की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम बात करते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भास्कर मंच की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता आएगा कि भास्कर मंच की शुरुआत किसने की? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत की है। और वर्तमान में देश भर में 1.46 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है और यह इस तरह भारत दुनिया का सबसे गतिशील स्टार्टअप बनकर उभरा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन बनकर उभरा है? तो भारत बना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ाऊँ क्योंकि देखिए मैं हमको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बनेंगे, आप देखिएगा कल आपका जब होमवर्क सीरीज आएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भास्कर मंच का प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप तंत्र से जुड़े हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करना है। ठीक है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए मंच नेटवर्किंग और सहयोग मुहैया कराएगा। ठीक है, और संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुँच देगा, व्यक्तिगत पहचान बनाएगा, खोज क्षमता बढ़ाएगा और भारत के वैश्विक ब्रांड को समर्थन करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 6 फसलों को MSP में बढ़ोतरी, याद रखिएगा MSP में क्या हो जाएगा? 6 फसलों को बढ़ोतरी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा है? तो देखिए रबी की 6 फसल, रबी फसल की न्यूनतम समर्थक मूल्य में बढ़ोतरी है। या गेहूं में MSP जो है 150 रुपये बढ़कर 2425 रुपये का प्रति क्विंटल हो गया है। रबी की 5 अन्य फसल है, जौ, चना, मसूर, सरसों व कुसुम भी MSP बढ़ा है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि रबी फसल इनमें से कौन है, यानी कि कौन कौन से रबी फसल है जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी की गई है। तो याद रखिए पहला आपका गेहूं हो गया, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम, ध्यान रखिएगा ये रबी फसल है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम, बस एक याद रखिएगा 150 रुपया इनका बढ़ा है। ठीक है, अगर देखिए UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सहयोग से UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट की शुरुआत की है। तो किसने की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। UPI ICD सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब डेबिट कार्ड या किसी भी अन्य भौतिक कार्ड की आवश्यकता के बिना ATM के नकदी जमा करने के लिए UPI ऐप का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए अमीरी और गरीब के बीच अंतर 10 गुना बढ़ा। देखिए हाल ही में जारी सांख्यिकी एवं कार्यालय के नवान्न मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मामले में शहर और गांव के बीच अमीरी गरीबी की खाई अब भी बेहद चौड़ी है। ठीक है, और गांव और शहर में सबसे निचले पायदान पर लोग खाने पीने पर जितना खर्च करते हैं, शीर्ष पर मौजूद उसके 7 से 10 गुना तक ज़्यादा खर्च करते हैं। अब देखिए गांव में प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय 3773 रुपया है और शहरों में कितना था? 6469 रुपया है। ठीक है, यह गांव के मुकाबले में शहरों में 71% ज़्यादा है। ठीक है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर ही बताया गया है। अब देखिए 2011-12 में इसी तरह के सर्वेक्षण के दौरान गांव शहर के बीच उपभोक्ता का अंतर कितना? 84% था, लेकिन अभी कितना है? 71, लेकिन कुछ कम है, लेकिन फिर भी वही के ना के बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि राज्यों के स्तर पर स्थितियाँ, देखिए राज्यों में यह अंतर अलग अलग है। जैसे में केरल में यह अंतर सबसे कम है, सबसे कम। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो गरीबी का अंतर सबसे कम किस में? तो केरल में महज 19% है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर हम बात करते हैं जबकि असम में सबसे ज़्यादा 79 है, झारखंड में 78, उड़ीसा में 76 है और असम के गाँव में प्रति माह उपयोग के 3432 रुपये एवं शहर का महज में 136 रुपये है, यह राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए मासिक उपयोग व्यय खाने पीने वस्तुओं के अलावा यातायात, किराया, मनोरंजन, कपड़े, जूते आदि पर व्यय करते शामिल किया था। ठीक है ना, और ये रिपोर्ट अगस्त 2022 जुलाई 2023 तक के ये व्यय के आंकड़ों में शामिल है। देखिए सबसे ज़्यादा असम में है 79। अगर हम बात करते हैं बिहार, यहाँ पे देखिएगा बिहार भी स्थान अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा किसका है? तो केरल का है 19। ठीक है, अगला देखिए डिजिटल कृषि मिशन, हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 13,966 करोड़ रुपए के 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। तो सबसे पहले डिजिटल कृषि मिशन की योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होगा कि 2817 करोड़ रुपए के निवेश में डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना शामिल है।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन शामिल हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक। यह घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर सीमा पर तत्काल खुदरा भुगतान के सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियान के 4 देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड तथा भारत के एफपीएस को जोड़ना है, और यह देश इस मंच में संस्थापक सदस्य का प्रथम प्रस्तावक देश होंगे। तो ध्यान रखिएगा किसको जोड़ना है, तो मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा भारत, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा कि BIS भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों और IPS ऑपरेटरों को सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024, जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया था। किसने जारी किया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, और मार्च 2024 के लिए इस सूचकांक का मान 64.2, जबकि मार्च 2023 में यह 60.1 था। इसके सभी उप सूचकांक में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और प्रथम संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था। अब देखिए चीन एवं भारत के मध्य उच्चतम व्यापार। देखिए थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वर्ष 2024 में चीन 100 अरब डॉलर से अधिक आयात होने के साथ चीन 2 वर्ष के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया था। याद रखें किसको पीछे छोड़ा है, तो अमेरिका को। कौन, तो चीन बना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं कि विश्व वर्ष 2022 एवं वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका था। 2022-23 में अमेरिका था, लेकिन इसको पीछे छोड़कर चाइना आ गया है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 118.4 मिलियन डॉलर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 23 की तुलना में आयात 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर और निर्यात 8.7 बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया है। चीन से भारत का प्रमुख आयात, देखिए चीन से भारत से में प्रमुख आयात क्या क्या करते हैं। चीन से भारत में प्रमुख आयात इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, प्लास्टिक, अन्य विनिर्माण वस्तुएं और कपड़े। भारत ने 4.2 अरब डॉलर मूल्य के सूचकांक के मूल्य के दूरसंचार एवं स्मार्टफोन पार्ट्स का आयात किया। इस श्रेणी में कुल आयात 44% है। कितना है, 44% है, जो चीनी घटकों को महत्वपूर्ण निर्भरता को संकेत देता है। ठीक है, अब देखिए भारत से चीनी के प्रमुख निर्यात क्या है। इंजीनियरिंग सामान, कृषि एवं समृद्ध उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, रसायन और संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम तथा कच्चे उत्पाद आदि इसमें शामिल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। ध्यान रखिए 31 मई 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि RBI ने ब्रिटेन से अपना 100 टन करीब 1 लाख किलो सोना वापस मंगवा लिया। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार अब इतना अधिक सोना भंडार वापस आया है भारत में। मार्च 2024 के अंत तक RBI के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशी में जमा था। RBI पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक में सोने का भंडार 27.5 टन सोना बढ़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको पेज नंबर यहाँ पे 65 दिख रहा होगा। तो पेज नंबर 61 से लेके 65 तक यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ देखिए ये परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। तो इसका आपको जब इसका आपको होमवर्क सीरीज जब दिया जाएगा ना, तो उसमें देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फ्रेंड्स प्लीज़ आपको फायदा ये होगा, आप ये ईयरली करंट अफेयर्स है इसको शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।